की सोडा कार तेज स्पीड में आगे बढ़ रही थी। पहाड़ के सुनसान रास्ते कार में बज रहे गानों की आवाज से गूंज रहे थे। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आर्ची के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर बार बार फिसल रहे थे। आर्ची की आंखों में लाल डोरे पड़े हुए थे और कोई भी दूर से देखकर ही बता सकता था कि वो नशे में चूर है। अचानक आर्ची ने देखा कि कोई रास्ते के बीच से गुजर रहा था, लेकिन उसके ब्रेक लगाते लगाते तेज गाड़ी ने उस आदमी को एक जोरदार टक्कर मार दी। वो आदमी फुटबॉल की तरह उछलता हुआ रास्ते के दूसरे छोर पर जा गिरा। आर्ची ने ब्रेक लगाया और गाड़ी रोकी। गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी थी। आर्ची ने एक पल के लिए सोचा और फिर गाड़ी के बाहर निकला। उसने गाड़ी के बाहर एक कदम निकाला ही था, तभी उसे सामने से एक बड़ी सी लॉरी आती हुई दिखाई दी। ये पल आर्ची के लिए फैसले की घड़ी थी। अगर वो आदमी मर गया होगा तो? कहते हैं फैसले हमेशा सोच समझ कर लेने चाहिए, क्योंकि हमारे आज लिए गए फैसले पर ही हमारा कल निर्धारित होता है। क्या ये फैसला हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है? क्या आपके अतीत ने भी कभी आपसे कहा है, आज तुम जो भी हो सिर्फ मेरी वजह से हो, थैंक यू नहीं कहोगे मुझे? बहरहाल आर्ची ने फैसला ले लिया और दूसरा रास्ता चुना। उसने वहां पर अपना कदम गाड़ी में रखा और तेजी से गाड़ी बढ़ाता हुआ लॉरी के बगल से निकल गया। लेकिन उस वक्त जब उसने कदम बाहर रखा था, उसके गोद में रखा उसका सिगरेट लाइटर जमीन पर गिर गया और आर्ची को इस बात की भनक तक नहीं हुई। अगले कुछ घंटों तक आर्ची बेतहाशा गाड़ी चलाता रहा। आर्ची कंफ्यूज था। एक तो लगातार मीलों की ड्राइविंग, ऊपर से नशा। कुछ घंटों बाद उसे ये भी ठीक से याद नहीं था कि उसने सही में किसी आदमी को टक्कर मारी भी है या ये सिर्फ उसका एक भ्रम था। आर्ची एक 25 साल का बहुत ही हैंडसम नौजवान था। लंबी कदकाठी और काले घने बाल के साथ ईश्वर ने उसे एक बहुत ही आकर्षक चेहरा भी दिया था। कोई भी उसे एक बार देख लेता तो दोबारा मुड़कर जरूर देखता। वो दिल्ली के एक अमीर परिवार से बिलोंग करता था। अच्छी एजुकेशन और पैसों से आई किसी चीज की कमी नहीं थी उसकी जिंदगी में, सिवाय एक चीज के, और वो था उसका लक्ष्य। अपने 25 साल के जीवन में आर्ची ये तय ही नहीं कर पाया था कि उसे जीवन में करना क्या है। वो एक जगह ना तो टिक कर रह पाता था और ना ही किसी काम को लंबे समय तक करने की जिम्मेदारी उठा पाता। और यही वजह थी कि उसके पिता उससे नाराज रहते थे। हाल ही में उसने अपनी 17वीं नौकरी छोड़ी थी और अपनी 18वीं नई नौकरी को ज्वाइन करने के लिए कल उसे मुंबई पहुंचना बहुत जरूरी था। लेकिन फिर वो मुंबई जाने के बजाय कुल्लू की वादियों में क्या कर रहा है? खैर, आर्ची की गाड़ी उस एक्सीडेंट के बाद दिल्ली के रेलवे स्टेशन जा पहुंची। उसने अपने ड्राइवर को गाड़ी देने के लिए पहले से ही स्टेशन पर बुला रखा था। ड्राइवर ने गाड़ी की चाबी लेते हुए उससे कहा, सर ट्रेन खुलने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। अगले ही पल आर्ची दौड़ पड़ा। चिल्लाते हुए उसने पूछा, प्लेटफॉर्म नंबर क्या है? नंबर 7। आर्ची कूद कर एस्केलेटर पर चढ़ गया और उस पर दौड़ते हुए खुद से बोला, नंबर 7 इज माई लकी नंबर, ट्रेन तो मैं पकड़ ही लूंगा। जैसे ही आर्ची प्लेटफॉर्म नंबर 7 की सीढ़ियों के नीचे उतर रहा था, वहां लगी हुई ट्रेन ने धीमी स्पीड से चलना शुरू कर दिया था। आर्ची दौड़ता हुआ अपनी बोगी की तरफ बढ़ रहा था। वो पूरी स्पीड में ट्रेन की स्पीड पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसे उसकी बोगी 3A दिख गई। आर्ची ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी और वो गेट के करीब पहुंच गया। अचानक उसने देखा कि उस बोगी के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत और कोमल हाथ बाहर निकला, जिसमें एक बहुत सुंदर लाल रंग का रक्षा सूत्र बंधा हुआ था, जिससे छोटे छोटे घुंघरू लटक रहे थे। एक पल में फिल्मों के शौकीन आर्ची को दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का वो आइकॉनिक सीन याद आ गया, जिसमें शाहरुख खान ने काजोल को ट्रेन पर चढ़ने में मदद की थी। अगले कुछ सेकंड्स में ही आर्ची ने उस हाथ वाली अनदेखी लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड मनाने के अनुभव को महसूस कर लिया। अब तो इस हाथ को पकड़ना आर्ची के लिए सिर्फ जीवन और मौत का प्रश्न ही नहीं था, बल्कि उसकी नौकरी और वन नाइट स्टैंड के सपने का भी प्रश्न था। आर्ची ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और लपक कर उस खूबसूरत
तुरंत हाथ को पकड़ लिया। अगले ही पल आर्ची जमीन पर गिरा हुआ था, क्योंकि उस हाथ ने झटके से आर्ची के हाथ को धक्का देकर अपना हाथ छुड़ा लिया था। लेकिन आर्ची के पास अभी हैरान होने का भी वक्त नहीं था। उसने एक बार फिर से अपनी हिम्मत बटोरी और लगभग छूटती ट्रेन के पिछले डिब्बे में दौड़कर चढ़ गया। अगले कुछ मिनटों तक आर्ची को ट्रेन के डिब्बे के अंदर चलना पड़ा ताकि वो अपनी बोगी तक पहुंच सके। आखिरकार आर्ची अपनी सीट तक पहुंच गया, लेकिन उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि उसकी साइड लोअर बर्थ पर पहले से कोई कंबल ओढ़कर सो रहा था। उसकी सीट पर पहले से किसी ने कब्जा जमा रखा था। इस बात ने आर्ची को बहुत गुस्से से भर दिया। उसने झटके से कंबल खींचा और बोला, ये मेरी सीट। लेकिन उसकी बात पूरी होने के पहले ही कंबल के नीचे सोई हुई करीब 23 या 24 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर उसकी नजर पड़ गई। अचानक कंबल खींचे जाने से उस लड़की की लॉन्ग स्कर्ट उठकर उसकी घुटनों के ऊपर तक आ गई। उसके गोरे पैरों को देखकर आर्ची एक बार फिर से अपने वन नाइट स्टैंड के सपने में खो गया। लेकिन इस बार भी ये सपना ज्यादा देर तक नहीं चला। क्या बदतमीजी है, ये मेरी सीट है। आर्ची उस लड़की के पैर के बगल में बैठते हुए बोला, ये सीट नंबर 16 मेरी है। उस लड़की ने झट से अपना मोबाइल खोला और आर्ची को दिखाते हुए बोली, ये देखो, सीट नंबर 16, नेम गजल खन्ना। इस पर आर्ची ने उसका मोबाइल उसके हाथ से छीन लिया और उसकी स्क्रीन को जूम करता हुआ बोला, ये देखो, उसके नीचे क्या लिखा है, RAC। इसका मतलब ये है कि तुम ये सीट किसी के साथ शेयर करने वाली हो, और वो मैं हूँ, आर्ची ओबरॉय। गजल ने मजाक उड़ाने वाले टोन में कहा, अच्छा, तो तुम कॉमिक से निकलकर इस ट्रेन में क्यों चले आए? आर्ची ने तुरंत पलटकर कहा, हाँ, वहां मैं बोर हो गया था, तो सोचा क्यों ना कुछ गजल ही गा लूं। आर्ची ने ये बात जिस अंदाज में कही, उसे सुनकर बोगी में मौजूद सारे लोग हंस पड़े। गजल झेंप गई और उसे गुस्सा आ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वो जवाब दे या ना दे। उसने वहां मौजूद लोगों के चेहरे देखे। सबको बड़ा मजा आ रहा था आर्ची की हाजिर जवाबी पे, और अब सब उसका नाम भी जान गए थे। खैर, बात को खत्म करने की नीयत से गजल वहां से उठकर निकल जाती है, और थोड़ी देर बाद जब वो लौट कर आई तो उसने देखा कि आर्ची आधी सीट पर सेटल हो चुका है। गजल चुपचाप आकर बैठ गई और अपने मोबाइल में उसने अपने आप को ऐसे एंगेज किया कि आर्ची को क्लियर मैसेज मिल जाए कि वो अब उससे बात करने में कतई इंटरेस्टेड नहीं है। ये बहुत ही अजीब सिचुएशन थी दोनों के लिए। अपनी लाइफ में पहली बार दोनों ने RAC की एक बर्थ शेयर की थी। ये कुछ ऐसा था कि सीट आपकी है भी और नहीं भी। खैर, अब तो दोनों को किसी तरह पूरा सफर ऐसे ही गुजारना था। आर्ची ने अपनी स्मार्टनेस में गजल को जवाब तो दे दिया था, और गजल ने फिर चुपचाप अपने काम से काम रखा। लेकिन वक्त के साथ ठंड बढ़ गई थी। बोगी की लाइट्स बंद हो चुकी थी। गजल के ऊपर एक स्पॉटलाइट जल रही थी। आर्ची गजल को चुपचाप निहारने लगा। गजल ने एक ब्लैक शिफॉन शर्ट और उसके अंदर वाइट कलर का लेस वाला टॉप पहन रखा था, और जिस तरह से वो अपने आप में सिमटती जा रही थी, ऐसा लग रहा था गजल को ठंड सता रही थी। आर्ची अब अपने मोबाइल में डूबी हुई गजल की खूबसूरती को बड़े गौर से निहारने लगा, और गजल थी भी खूबसूरत। लगभग 5 फुट 5 इंच की हाइट, सांवला रंग, घने बाल, बड़ी बड़ी आंखें। लेकिन सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बात थी उसकी स्किन। आर्ची ने उसकी बॉडी को स्कैन करके देखा। पूरे बदन पे एक निशान नहीं, जैसे कि कोई डॉल हो। बेपरवाही से बैठी हुई गजल के शारीरिक उभार एक बार फिर से आर्ची के हार्मोन्स को परेशान करने लगे। थोड़ी देर बाद आर्ची ने देखा कि गजल ने मोबाइल रख दिया है और वो नींद में डूब चुकी है। वो गजल को देखकर सोचने लगा, काफी एटीट्यूड है, लेकिन है खूबसूरत। इतना सुंदर चेहरा और इतने परफेक्ट फिगर का कॉम्बिनेशन कभी कभी ही देखने को मिलता है। तभी अचानक ट्रेन ने ट्रैक चेंज किया और गजल बाहर की तरफ गिरने लगी। बिजली की फुर्ती से आर्ची लपका और उसने गजल को अपनी बाहों में भर लिया। झटके से गजल की आंखें खुल गईं। वो अपने चेहरे पर आर्ची की गर्म सांसों को महसूस कर पा रही थी। वो
सपने में डूबी हुई थी और अचानक से अब वो आर्ची की बाहों में थी। इस बात को समझने में उसे कुछ सेकंड लग गए, लेकिन जल्दी ही वो संभल गई और उसने खुद को आर्ची की बाहों से छुड़ाते हुए कहा, ये क्या हरकत है? चांस मार रहे हो क्या? आर्ची को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वैसे भी उसके चेहरे के हाव भाव से साफ समझ आ रहा था कि उसके हार्मोन्स ने उसे परेशान करके रखा था। आर्ची ने बिना कुछ कहे अपनी पानी की बोतल उठाई और वहां से चला गया। ट्रेन के दरवाजे के पास आके उसने अपनी जेब से एक पुड़िया निकाली और उसमें से कुछ छोटी छोटी गोलियां उस पानी की बोतल में डाल दी। फिर उसको एक बार कस के हिलाया और एक घूंट लिया और खुद से बोला, सही माल है। फिर आर्ची पेंट्री की तरफ निकल गया। उधर आर्ची के निकलने के बाद गजल की ऊपर की सीट से एक लुंगी बनियान में एक मोटा आदमी नीचे उतरा और चप्पल पहनते पहनते उसने गजल से कहा, तुम सोते में गिरने वाली थी। उस लड़के ने तुम्हें गिरने से बचाया था। आई थिंक यू शुड थैंक हिम। गजल सोच में थी कि तभी आर्ची लौट आया। उसके हाथ में खाने की एक प्लेट थी। प्लेट गजल को देते हुए उसने कहा, खा लो। जब तुम सो रही थी तो मैंने खाना खा लिया था। एक प्लेट तुम्हारे लिए रखवा दी थी। ये सुनकर गजल थोड़ी सरप्राइज थी। शायद आर्ची एक अच्छा लड़का है, ऐसा गजल ने सोचा। थैंक यू कहकर गजल ने जल्दी ही खाना खत्म किया और बगल में रखी आर्ची की बोतल से पानी पी लिया, बगैर ये जानते हुए कि उस पानी में नशे की बूटियां मिली हुई थी जिसे लेने आर्ची पहाड़ों में गया था। लेकिन इससे पहले आर्ची उसको टोकता, गजल 2-3 घूंट पी चुकी थी और वो उसे रोकता भी तो क्या कहकर। इसलिए आर्ची अब गजल को ध्यान से देखने लगा और उसका अंदाजा ठीक था। गजल को नशा तेजी से चढ़ रहा था। गजल ने कंबल को ओढ़ते हुए आर्ची से कहा, इफ यू डोंट माइंड एक ही कंबल में एडजस्ट कर लेते हैं। एक की जगह है नहीं, दो कहाँ से फिट होंगे? आर्ची एक अजीब सी दुविधा में फंस गया। क्या कहूँ? बताऊं इसको कि जो पानी तुमने पिया है उसमें एफ्रोडिसियक मिला है, एक ऐसा नशा जो इंसान से उसकी शर्म छीन लेता है। क्या होगा जब गजल पे नशा सवार होगा? क्या आर्ची गजल का फायदा उठाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए लव एनकाउंटर।